नमस्कार साथियों, जेक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो देखो, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने स्टील स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया था और आज हम क्या कर रहे हैं कि आपका जो नया सब्जेक्ट है, ठीक है ना, थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, सी थर्ड ईयर की, वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। जो नया सब्जेक्ट है उसका कोड है आपका CE 307। कौन सा कोड है भाई? वो कोड है आपका CE 307। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको ये जो सब्जेक्ट है आपका CE 307 उसका मैं बेसिक पोर्शन आपको बताऊंगा कि क्या ये टर्म्स है, ये सब्जेक्ट के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या इसका सिलेबस है, सिलेबस के अंदर हमें क्या चीज पढ़नी है और हमें किस प्रकार से इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है, तो एक छोटा सा लेक्चर होगा, आपके 15 से 20 मिनट का लेक्चर होगा। ठीक है, और लास्ट लेक्चर के अंदर जैसे मैंने आपको इंपोर्टेंस के बारे में बात की थी स्टील स्ट्रक्चर की, कि भाई कैसे वो सब्जेक्ट जो है वो आपका एसएससी के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है और बाकी जो एग्जाम में है, जैसे कि आपका राजस्थान से है या फिर जो अदर स्टेट के एग्जाम आप जब प्रिफर करोगे तो उसके अंदर वो सब्जेक्ट थोड़ा सा कम पूछा जाता है। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका एस्टिमेट, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन की बात कर रहा हूं, आपका 307 जो सब्जेक्ट है इसका कोड है। ये सब्जेक्ट आपका किसी भी एग्जाम में आप देखोगे, आप चाहे स्टेट के बारे में बात करूं मैं, चाहे मैं सेंटर की बात करूं मैं, या फिर मैं कोई भी आप किसी कंपनी का भी एग्जाम देते हो तो कहीं ना कहीं मान के ये चलना कि इस एग्जाम इस सब्जेक्ट के बारे में आपसे कुछ ना कुछ वो जरूर पूछा जाएगा। ठीक है ना, और जैसे कि आपका एसएससी है तो एसएससी के अंदर ये आपका प्री में भी पूछा जाता है और आपका जो सेकंड पोर्शन होता है कन्वेंशन में भी ये सब्जेक्ट पूछा जाता है। ठीक है ना, और ये जो आपका राजस्थान जेईई या अदर स्टेट जेईई में जब आप फाइट करोगे तो वहां पर भी ये सब्जेक्ट इंपोर्टेंट रोल पैदा करता है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कि आप किसी भी कंपनीज के लिए फाइट करते हो या फिर आप किसी साइट इंजीनियर के लिए पोस्ट के लिए आप फाइट करते हो, कोई भी एग्जाम फाइट करते हो या फिर किसी इंटरव्यू का आप फाइट करते हो तो वहां पर भी आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है इतना टफ नहीं है, ठीक है ना, जितना कि 301 है आपका, 302 है या फिर 303 है। बस ऐसा आप मान सकते हो कि सब्जेक्ट के अंदर थोड़ी सी चीजें अपन को याद भी रखनी होती है और थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा है। ठीक है ना, जैसे कि बिल्डिंग एस्टिमेट है तो वो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी चली जाती है, रोड एस्टिमेट है उसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी चल जाती है। ठीक है, बाकी उतना टफ मैं नहीं मान सकता इस सब्जेक्ट को। एक बार अगर समझाया जाए अच्छे से तो ये सब्जेक्ट में आप पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो। जैसे कि लास्ट ईयर की बैच की बात करूं मैं तो वहां पर ऐसा भी हो चुका है कि भाई बच्चों के 70 में से 70 मार्क्स, 68, 69 मार्क्स वहां तक भी उनके आए हुए। ठीक है, वो इसलिए आए हुए कि उन्होंने प्रैक्टिस बढ़िया करी, क्वेश्चन उन्होंने अच्छे अटेम्प्ट किए। ठीक है ना, तो वो चीज आपको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है और हमारा टारगेट यही होगा कि भाई एक बार इस सब्जेक्ट को अपने ऑनलाइन मोड पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब तक भी अपना अवेलेबल नहीं होते ऑफलाइन के लिए और जब तक भी कोविड की सिचुएशन थोड़ी सही नहीं होती, आफ्टर दैट जब भी सिचुएशन सही होती है और अवेलेबल हो जाता है तो इसी क्लास को अपन ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन मोड पे कन्वर्ट कर देंगे। इसमें आपकी जो क्लास होगी वो जनरली यही मान के चलेंगे मॉर्निंग में लगेंगे, गर्मी का समय है, शाम को नहीं लगाएंगे, है ना। उसके अंदर भी अपने एक सिचुएशन को देखते हुए, कोविड की सिचुएशन की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए 7 से 8 बच्चों को अलाउ करेंगे। पूरे लगभग सभी बच्चों को मैं अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है, 7 से 8 बच्चे हैं वही इसी बच्चों को अपने अलाउ करेंगे। और अभी तक मान लीजिए चलो कि भाई जैसे कि आपका जून चल रहा है तो जून जैसे कि आज आपके 7 जून हो चुकी है तो 7 जून को अगर ये सब्जेक्ट आपका स्टार्ट का हुआ है तो अगर आराम से भी करें तो 1.5 महीने में ये सब्जेक्ट आपका हो जाता है। ठीक है ना, बाकी जून में आपके एग्जाम बिल्कुल नहीं होंगे। जुलाई के अंदर जैसे कि जून के लास्ट वीक मान के चलो कि हो सकता है कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऑर्डर आ जाए, बीटीआई की तरफ से, बोर्ड की तरफ से कुछ ऑर्डर आ जाए। ठीक है ना, तो ये मान के चलो कि भाई आपका जो एग्जाम है मे बी जुलाई लास्ट तक या फिर अगस्त तक हो सकता है। तो अपने पास टाइम पड़ा है तो इस सब्जेक्ट को अपन आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि भाई एस्टिमेट, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो 307 आपका जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट का जो नाम है एस्टिमेट, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, इसकी टर्म्स को अपन समझते हैं, फिर अपन बात करेंगे कि इस सब्जेक्ट के अंदर अपन को सिलेबस के अंदर क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज अपन को नहीं पढ़नी। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले जो पहली जो टर्म है वो है आपके एस्टिमेट। जो पहली टर्म है इस सब्जेक्ट की वो क्या है भाई? वो है आपके एस्टिमेट। हिंदी में इसको क्या कहते हैं भाई? हिंदी में इसको कहते हैं प्राकलन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं प्राकलन। और बुक के बारे में बात करूं तो आपको करना क्या है, थ्योरी अगर आप पढ़ रहे हो तो थ्योरी के अंदर आप तो भी आपके पास में बुक अवेलेबल है। ठीक है ना, जैसे कि आपके पास में एनके की बुक अवेलेबल है या हिंदी में जो बीएन दत्ता बुक आती है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उसके जब आप क्वेश्चंस की बात करूंगा तो मैं आपको यही रेफर करूंगा कि भाई आप हिंदी की बुक ना पढ़ के आप जो इंग्लिश की बुक आती है बीएन दत्ता की, उसमें से आप क्वेश्चन करना, क्योंकि उसके अंदर एरर बिल्कुल कम है। उसमें भी एरर है लेकिन उतने नहीं है जितने हिंदी की जो बीएन दत्ता की बुक है उसके अंदर है। ठीक है ना, तो जब भी अपन क्वेश्चन में बढ़ेंगे तो क्वेश्चन अपन इंग्लिश की बुक से पढ़ेंगे और जो भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो अपन कोई भी बुक से पढ़ लेंगे, जो आपकी एनके की बुक आती है या बीएन दत्ता की जो बुक आती है। ठीक है ना, सब कैसे से पढ़ लेंगे जिसमें कि उनको सही मिलेगा मैटर। ठीक है ना, या जो मेरे पास में नोट्स उसमें जो भी सही उनको मैटर मिलेगा उसके अंदर अपन पढ़ लेंगे। और ये सब सब्जेक्ट है उसके अंदर
क्वेश्चन भी आपको पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज मैं बताता हूँ स्टार्टिंग के अंदर ही कि सब्जेक्ट के अंदर आपको थ्योरी तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन साथ में आपको क्वेश्चन पे इस पे फोकस करते हुए चलना है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट का जो पहला टर्म है वो है भाई एस्टीमेट। हिंदी में इसको क्या कहते हैं भाई, हिंदी में इसको कहते हैं प्राकलन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, प्राकलन कहते हैं। तो एस्टीमेट का मतलब आप ऐसा समझ लो कि जैसे कि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, वो कंस्ट्रक्शन वर्क कैसा भी हो सकता है, वो आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, वो आपका रोड कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, या फिर वो आपका ब्रिज कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है। या फिर कंस्ट्रक्शन को भी मैं नहीं भी हटाऊं तो कोई भी मैं प्रोजेक्ट की बात करूं, कोई भी प्रोजेक्ट है, या फिर मैं उसकी बात नहीं करूं तो कोई भी आप नॉर्मल जो भी काम करते हो, ठीक है ना। जैसे कि आप कोई घर बना रहे हो, या फिर अपने जैसे घर में अंदर कोई भी आप किसी भी अरेंजमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे कि बाई चांस जैसे कि आप शादी का भी अरेंजमेंट कर रहे हो, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये मान के चलना कि हमें एस्टीमेट की आवश्यकता जरूर पड़ती है। ऐसा नहीं कि भी एस्टीमेट हमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन से ही इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन के अलावा हम जो भी काम करते हैं उसके अंदर हमें एस्टीमेट की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो एस्टीमेट का मतलब क्या होता है, एस्टीमेट का मतलब यही होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो आपका कंस्ट्रक्शन हो या अदर जो भी वर्क हो, तो उस काम को शुरुआत करने से पहले, उस काम की शुरुआत करने से पहले हम ये पता कर सके कि इसके अंदर कितने आइटम्स लगेंगे, ठीक है, और इसके अंदर उनकी कितनी क्वांटिटीज लगेगी। उन सब की कैलकुलेशन करना क्या कहलाता है भाई, उन सब की कैलकुलेशन करना हमारा एस्टिमेट कहलाता है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट, ये तीनों जो टर्म है मिलकर एक सब्जेक्ट बनाती है, वो सब्जेक्ट है आपका एस्टिमेट, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, जिसके अंदर हम क्वांटिटीज को भी निकालते हैं, जिसके अंदर हम उनकी आइटम्स के भी बारे में बात करते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अंदर हम कॉस्टिंग की बात करते हैं, और इसी के साथ में हम वैल्यूएशन जो है, मूल्यांकन जो है, उसकी भी बात करते हैं। ये जो तीनों टर्म है मिलकर एक सब्जेक्ट बनाती है, वो है आपका एस्टिमेट, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। जो पहली टर्म थी उसके बारे में मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ये सभी जो टर्म्स है, जैसे डेली लाइफ में भी हम जो भी काम करते हैं उससे भी ये आपका क्या है, रिलेटेड, ठीक है। जैसे कोई बंदा है, उसको क्या करना है, कोई भी काम की शुरुआत करनी है, उसको क्या करना है, दुकान खोलना है, तो उसको दुकान खोलने से पहले भी अपना एक एस्टिमेट तैयार करना पड़ेगा भी हाँ मुझे दुकान खोलनी है, उसकी लोकेशन क्या होगी, ठीक है ना, और उसके अंदर कितना खर्चा स्टार्टिंग में मेरे पास में होगा तब मैं दुकान के लिए एलिजिबल हो पाऊंगा, ठीक है ना। वो सारा चीज हमारा क्या कहलाता है, एस्टिमेट कहलाता है। तो उसकी डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं, तो डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। किसी भी निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले उसमें आवश्यक मद आइटम्स तथा क्वांटिटीज, मद आइटम्स तथा क्वांटिटी की कैलकुलेशन करना प्राकलन या एस्टिमेट कहलाता है, प्राकलन या एस्टिमेट कहलाता है। तो थ्योरी जो है वो अपन ज्यादा शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे, बाकी जो भी आपको मैं पीडीएफ दूंगा उसके अंदर आपको थ्योरी डिटेल के अंदर मिल जाएगी, तो मैं ज्यादा यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और आपको पीडीएफ भी रेफर करनी है और साथ साथ में बढ़िया से नोट्स अपने तैयार करना है, ठीक है। तो जो पहला टर्म है सब्जेक्ट का, पहला टर्म क्या है, पहला टर्म एस्टिमेट है, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, किसी भी निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले उसमें आवश्यक मद, उसके अंदर जो भी आइटम्स लग रहे हैं और उनकी क्वांटिटीज की कैलकुलेशन करना क्या कहलाता है भाई, एस्टिमेट कहलाता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, जरूरी नहीं है कि एस्टिमेट सिर्फ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, आप जो भी काम करते हो, डेली लाइफ में भी जो भी काम करते हो, उसके अंदर भी एस्टिमेट की आवश्यकता जरूर पड़ती है। और ये कब बनाया जाता है, कोई भी जो कार्य कर रहे हो आप, जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, उसको शुरू करने से पहले इसको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो और अपन बात कर लेते हैं एस्टिमेट की, ठीक है। तो एस्टिमेट जो होता है वो क्या होता है, प्रोबेबल कॉस्ट होती है, प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर बिफोर कंस्ट्रक्शन। एक ये भी डेफिनेशन इसकी बन जाती है कि ये क्या होता है, एस्टिमेट जो होता है वो क्या होता है, अनुमानित लागत होता है किसी भी स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन से पहले, ठीक है ना। प्रोबेबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अनुमानित लागत, किसी भी स्ट्रक्चर का क्या होता है भाई, अनुमानित लागत होता है कंस्ट्रक्शन से पहले, निर्माण कार्य के शुरू होने से पहले हमें एक अनुमानित लागत का पता लग जाता है, वो ये हमारा क्या कहलाता है भाई, एस्टिमेट कहलाता है। और एस्टिमेट के अंदर जनरली किसकी बात करते हैं, क्वांटिटीज की कैलकुलेशन करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई, क्वांटिटी की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इस सब्जेक्ट का वो है भाई कॉस्टिंग। तो
तो कॉस्टिंग के अंदर आप ऐसा समझो कि भाई जो भी आप कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हो, जिस निर्माण कार्य कर रहे हो, उसके अंदर आप किस किस का यूज कर रहे हो, आप मटेरियल का यूज कर रहे हो, आप जो मैन पावर है उसका यूज कर रहे हो। मैन पावर का मतलब जो भी लेबर वगैरह हैं, जो भी इंजीनियर्स वगैरह हैं, जो भी सुपरवाइजर वगैरह हैं, या हायर लेवल के जो प्रोजेक्ट के मैनेजर हैं, वो सारे किसके अंदर आएंगे, मैन पावर के अंदर आएंगे। ठीक है, उनका आप यूज कर रहे हो, तो उनको जो भी आप कॉस्ट प्रदान कर रहे हो वो सब क्या कहलाता है, हमारा कॉस्टिंग कहलाता है। ठीक है ना। तो कॉस्टिंग के अंदर अपने क्या लिख देंगे, इसमें लिख देंगे अपने किसी भी निर्माण कार्य में, किसी भी निर्माण कार्य में मटेरियल, मैन पावर और मशीनरी, ठीक है, में लगने वाला व्यय मतलब कॉस्ट होती है, जो होता है वो कॉस्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो एस्टीमेट में तो जनरली अपन किसके बारे में बात करते हैं, एस्टीमेट में जनरली अपन किसी भी कंस्ट्रक्शन के अंदर जो भी आइटम्स लग रहे हैं उसकी और उनकी क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। और कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, कॉस्टिंग का मतलब हो रहा है कि जो निर्माण कार्य जो आपका शुरू हो रहा है उसके अंदर कितनी मैन पावर लगेगी। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैन पावर जो भी लेबर हैं, जो भी मिस्त्री हैं, जो भी सुपरवाइजर हैं, जो भी इंजीनियर्स हैं, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, यानी छोटे से लेके बड़ा सा बड़ा कर्मचारी जो भी उस कंस्ट्रक्शन के अंदर हेल्प प्रदान कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, वो सारे मैन पावर आते हैं। जो भी आर्किटेक्चर है, ठीक है, जो भी मैन पावर है, जो भी मटेरियल है और जो भी मशीनरी जो उसके अंदर यूज की जा रही है, उनमें जितना खर्चा लगता है या जितना कॉस्ट लगता है वो क्या कहलाता है, कॉस्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो एस्टीमेट का मतलब आपको समझ में आ गया। एस्टीमेट का मतलब क्या होता है, ये दो डेफिनेशन मैंने लिख दी, और कॉस्टिंग का मतलब आपको समझ में आ गया। और एक टर्म होती है आपके वैल्यूएशन, एक टर्म होती है आपके वैल्यूएशन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं भाई, हिंदी में इसको कहते हैं मूल्यांकन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं मूल्यांकन। तो ये जो वैल्यूएशन है ये आपका अलग ही चैप्टर है, यूनिट नंबर 7, तो वहां पर इसको अपने डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको ऊपर से रिव्यू दे देता हूँ एक बार कि भाई वैल्यूएशन जो है उसका मतलब क्या होता है। तो एस्टिमेट और कॉस्टिंग मिलकर एक टर्म बन गई, एस्टिमेट कॉस्टिंग मिलकर एक टर्म बन गई। तो आपको समझ में आ गया एस्टिमेट कॉस्टिंग का मतलब क्या हो गया, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क है उसके अंदर निर्माण उसकी शुरू होने से पहले अपन उसके बारे में एक अनुमानित लागत का पता कर सके, आइटम्स के बारे में पता कर सके और उनकी कितनी क्वांटिटी लगेगी उनके बारे में पता कर सके। ये दोनों टर्म मिलकर क्या कहलाती है, एस्टिमेट कॉस्टिंग कहलाती है। वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं मूल्यांकन। तो इसको अपन समझते हैं मूल्यांकन को। मूल्यांकन को आप ऐसा समझो कि जैसे कि कोई खड़ी बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग है, ठीक है, उसको अपन क्या कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी है उसको अपन बेच रहे हैं या उस प्रॉपर्टी को अपन खरीद रहे हैं, ठीक है। तो उसकी अपन प्रेजेंट की कंडीशन देखते हैं कि भाई उसकी स्थिति, उसकी लोकेशन कहां पर है उस प्रॉपर्टी की, ठीक है, उसकी कितनी एज हो चुकी है, उसके अंदर कौन सी डिजाइन यूज की गई है, ठीक है। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम उसकी रेट निकालते हैं, उसका अपन मूल्य निकालते हैं, ठीक है। तो वो अपना क्या कहलाता है भाई, मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें लिखता हूं किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने में बेचने के लिए, किसी भी प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, ठीक है ना, कोई तो भी हो सकता है, जैसे कि ठीक है ना, जैसे कि आप कोई आपके घर पे बाइक है, ठीक है ना, उसको आपको खरीदना है, या कोई पुरानी बाइक है उसको आपको क्या करना है, बेचना है, ठीक है। तो उसकी प्रेजेंट कंडीशन आप देखोगे, उसके हिसाब से उसका मूल्य निर्धारण करोगे, वही हमारा वैल्यूएशन कहलाता है। किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने व बेचने के लिए उसकी प्रेजेंट की कंडीशंस, स्थिति, सिचुएशन को देखकर उसकी मूल्य या वैल्यू कैलकुलेट करना, वैल्यू कैलकुलेट करना वैल्यूएशन कहलाता है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया कि वैल्यूएशन टर्म क्या होती है। किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने व बेचने के लिए उसकी प्रेजेंट की कंडीशन और सिचुएशन को देखकर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना वैल्यूएशन कहलाता है, ठीक है। तो एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग मिलकर एक सब्जेक्ट बनता है, या फिर यूं कह दो मिलकर एक टर्म बनती है, एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग, और वैल्यूएशन एक अलग टर्म है, ठीक है। तो एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग के अंदर कोई भी निर्माण वर्क है,
ठीक है, उसकी जो शुरुआत हो रही है उससे पहले अपन ये पता लगा सकें कि इस निर्माण कार्य के अंदर कितनी मटेरियल लगेगी, कितनी मैन पावर लगेगी, कितनी मनी लगेगी, ठीक है ना। तो वो हमारा क्या कहलाता है भाई, एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग कहलाता है। और वैल्यूएशन के अंदर मैंने आपको बताया कोई भी प्रॉपर्टी है या कोई बिल्डिंग है, ठीक है ना, उसको आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो या उसको आप खरीद रहे हो, तो उसकी प्रेजेंट की स्थिति आप देखते हो कि भाई उसकी प्रेजेंट की स्थिति कैसी है, सिचुएशन उसकी कैसी है, उसकी एज कितनी हो चुकी है, उसकी डिजाइन कैसी है, ठीक है, उसकी लोकेशन कहां पर है, फिर उसके हिसाब से आप उसका आप क्या करते हो, मूल्य निर्धारित करते हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है भाई, वैल्यूएशन कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7 के ऊपर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैटर समझाइए एस्टिमेट, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन की, आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से और नोट साथ साथ में प्रिपेयर कर लेना, ठीक है भाई। तो ये क्रम आपको समझ में आ गई होगी भाई, एस्टिमेट का मतलब क्या है, कॉस्टिंग का मतलब क्या है, और जो वैल्यूएशन है उसका मतलब क्या है, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं। तो एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग जो है, या किसी भी बिल्डिंग का एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग करने के लिए अपन किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, या रिक्वायर्ड डाटा की कौन कौन चीजों की अपन को आवश्यकता पड़ती है। तो रिक्वायर्ड डाटा, तो एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग के लिए अपन को किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो जनरली अपन 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसके अंदर जनरली अपन को 4 चीजें जो हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। एक अपन को पड़ती है भाई ड्राइंग की, हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है उसकी एस्टिमेट प्रिपेयर करना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, जिसका भी अपन को एस्टिमेट प्रिपेयर करना है, जो भी आपका स्ट्रक्चर है, चाहे वो आपका बिल्डिंग हो, चाहे वो आपको रोड का कोई प्लान हो, ठीक है ना, या फिर आपको ब्रिज का कोई प्लान हो, तो उसकी अपन के पास में ड्राइंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ड्राइंग के अंदर उसका हमारे पास में प्लान होना चाहिए, उसका हमारे पास में सेक्शन होना चाहिए, उसके पास में हमारा एलिवेशन होना चाहिए, तभी उसका अपना एस्टिमेट तैयार करवाएंगे। तो एक तो अपन को ड्राइंग की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा हमें आइटम्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन से आइटम्स यूज किए गए हैं, ठीक है, उनकी अपन को आवश्यकता पड़ती है। एक हमको स्पेसिफिकेशंस का मतलब होता है विशेषता या विशिष्टीकरण। ये भी आपका क्या है, अलग ही एक चैप्टर है। यूनिट नंबर 3 जो है वो आपका कौन सा है भाई, स्पेसिफिकेशंस है। इसकी भी अपन को आवश्यकता पड़ती है। स्पेसिफिकेशन को आप ऐसा समझ लो जैसे कोई भी बिल्डिंग है, उसकी क्या क्या विशेषता है, उसमें क्या क्या चीजें यूज में ली गई है, ठीक है ना, क्या उसके अंदर डिजाइन कैसी है, उसके अंदर जो ब्रिक यूज की है उसकी क्लास कैसी है, ठीक है ना, वो सारी क्या उसकी विशेषता है, वो सब इसके अंदर आ जाता है। तो एक तो अपन को ड्राइंग की आवश्यकता पड़ती है एस्टिमेट प्रिपेयर करने के लिए, एक अपन को आइटम्स की आवश्यकता पड़ती है, उसके कौन कौन से आइटम यूज किए, एक अपन को स्पेसिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, और एक अपन को रेट की आवश्यकता पड़ती है, कि जैसे कि मुझे एस्टिमेट तैयार करना है, तो उसके अंदर जो भी मटेरियल है, जो भी मैन पावर है, उसकी प्रेजेंट की रेट कितनी है, मैं जो मटेरियल के लिए कितना व्यय मुझे मेरा लग चुका है, ठीक है, या फिर मैं कहां से जो मंगवाऊंगा, वहां से जो भी मटेरियल में मंगवाऊंगा उसका रेट कितनी लगेगी, या जो भी मैं मैन पावर में यूज करूंगा उसको मैं कितनी रेट प्रदान करूंगा, उसकी भी मुझे आवश्यकता पड़ती है। तो एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग बनाने के लिए अपन को जनरली 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ड्राइंग की, तो ड्राइंग के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि उसके पास हमारे पास में उसका प्लान होना चाहिए, हमारे पास उसका सेक्शन होना चाहिए, उसका एलिवेशन होना चाहिए। आइटम्स की मैंने बात करी, तो सारे जो भी जिसका भी को आया एस्टिमेट प्रिपेयर करना है, उसके अंदर जो भी आइटम्स यूज की उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। स्पेसिफिकेशन, उसकी क्या क्या विशेषता है, उसकी क्लास कैसी है, नेचर कैसा है, ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो रेट है जो प्रदान की गई है, या फिर जो हमने मंगवाई है, जैसे मटेरियल हमने जो मंगवाए हैं कितनी रेट में पका है, वो सारा डाटा हमारे पास में होना चाहिए। चलिए, और एक और चीज ध्यान रख लो कि कोई भी प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, किसी भी प्रोजेक्ट जो है, किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जनरली अपन को 5M की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी प्रोजेक्ट जो है, चाहे वो प्रोजेक्ट आपका कोई भी हो, उसको कंप्लीट करने के लिए जनरली अपन को 5M की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर M क्या है भाई, ये बात कर लेता हूं मैं। M का मतलब है मनी की अपन को आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर अपन को मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, मनी के बाद में अपन को यहाँ पर मशीनरी की अपन को आवश्यकता पड़ती है, मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है, और इसी के साथ में अपन को इन सबको अरेंज करने के लिए मैनेजमेंट जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। कोई भी प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए अपन को जनरली 5M की आवश्यकता पड़ती है। हमें मनी, जब तक हमारे पास में मनी नहीं होगी किसी प्रोजेक्ट को अपन स्टार्ट भी नहीं कर सकते। हमारे पास में मटेरियल होगा उसको स्टार्ट नहीं कर सकते अपन, मशीनरी होगी तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर सकते, मैन पावर के बिना तो आपका निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हो सकता, और मैनेजमेंट, अगर हमारे पास में ये चारों चीजें फिर भी है, तो अगर उसको अपने सही ढंग से यूज नहीं किया, उसको सही रूप से मैनेज नहीं किया, तो हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, जो हमारा जो भी प्रोजेक्ट होगा वो
सही समय पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा या उतने अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जनरली एस्टिमेट के अंदर अपन इन चार चीजों को पढ़ते हैं, मनी के बारे में पढ़ते हैं, मेटल के बारे में पढ़ते हैं, मशीनरी के बारे में पढ़ते हैं, मैन पावर के बारे में पढ़ते हैं। जो मैनेजमेंट है ये थोड़ा आपका एस्टिमेट से रिलेट नहीं है, ये आपका अलग ही एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये एस्टिमेट ये आपका अलग ही एक सब्जेक्ट है 309, ये आपको 309 के अंदर पढ़ना है, जो है आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वाला जो सब्जेक्ट है 309, उसके अंदर आपको पढ़ना है। तो एक छोटी सी मैंने चीज बताई है आपको कि भाई एस्टिमेट प्रिपेयर करने के लिए हमें इन चार चीजों की आवश्यकता पड़ती है, ये मैंने डिटेल में बात की। फिर मैंने बात की किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अपन को इन 5 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, हमें मनी की आवश्यकता पड़ती है, मेटल की आवश्यकता पड़ती है, मशीनरी की आवश्यकता पड़ती है, मैन पावर, और इन सबको अच्छी प्रकार से अरेंज करने के लिए अच्छा मैनेजमेंट हमारे पास में होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर अपन आगे बात कर लेते हैं। चलिए भाई, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, फटाफट से बात कर लेते हैं। तो इस सब्जेक्ट के अंदर बता दिया मैंने आपको, सबसे पहले तो सब्जेक्ट की जो भी टर्म्स थी उसके बारे में मैंने बात कर ली, भाई एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। फिर मैंने जैसे आपको बताया कि इस सब्जेक्ट के अंदर अपन को थ्योरी पोर्शन तो पढ़ना ही है, लेकिन साथ में अपन को जो क्वेश्चन है उसके बारे में भी अपन को डिस्कस करना है। फिर मैंने सब्जेक्ट के अहमियत के बारे में बात करी, भी ये सब्जेक्ट आपका फील्ड में भी रोल पैदा करेगा आपका, और जो भी आप कंपटीशन में आके फाइट करते हो या फिर जो भी आप इंटरव्यू के लिए आप फाइट करते हो, तो वहां पर भी इस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा सिलेबस के बारे में आ जाते हैं कि जो आपका थर्ड ईयर है उसके अंदर सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है और किन चीजों पर अपन को ज्यादा फोकस करना है, किन पर थोड़ा सा अपन को कम फोकस कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आपका जो सब्जेक्ट है सी तो 307, उसके अंदर आपके सिलेबस के अंदर टोटल अभी प्रेजेंट के अंदर 7 यूनिट्स है। ठीक है ना, कोविड के कारण आपके 2 यूनिट कम कर दी गई है, तो प्रेजेंट में आपके 7 यूनिट्स है। जो पहला यूनिट है वो है भाई आपका इंट्रोडक्शन का, जो पहला यूनिट है आपका एस्टिमेट का वो है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर अपन को क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन के अंदर अपन को पढ़ना है एस्टिमेट क्या होता है, एस्टिमेट क्यों किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों बढ़ती है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, एस्टिमेट के कितने मेथड्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से तरीके होते हैं एस्टिमेट बनाने के, जो भी हम एस्टिमेट बना रहे हैं तो उसके कौन कौन सी यूनिट्स होती है, वो सारा कुछ अपना इसके अंदर आ जाएगा भाई, इंट्रोडक्शन पे आ जाएगा। कंप्लीट थ्योरी सब्जेक्ट है, ठीक है, कंप्लीट थ्योरी यूनिट है, और मान के चलो कि इस यूनिट के अंदर फर्स्ट के अंदर ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये जो आपका यूनिट है लगभग 6 to 8 मार्क्स का ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, जो पहला यूनिट है तो उसके अंदर आपको कंप्लीटली क्या पढ़ना है भाई, थ्योरी पोर्शन पढ़ना है। अभी मैंने आपको बताया पूरा एस्टिमेट का जो इंट्रोडक्शन है वो सारा अपना किसके अंदर आ जाएगा, यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, एस्टिमेट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ एस्टिमेट पढ़ेंगे, एडवांटेज पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका फर्स्ट यूनिट। जो सेकेंड यूनिट है अपना वो है आपका रेट एनालिसिस, दर विश्लेषण। ये इंपॉर्टेंट यूनिट है भैया आपका, ठीक है ना, एस्टिमेट का ये इंपॉर्टेंट यूनिट है रेट एनालिसिस, और ये चैप्टर आपका 12 to 18 मार्क्स का पूछा जाता है। तो रेट एनालिसिस के अंदर मैंने आपको बताया कि आपको दर निकालनी है, आपको क्या करना भाई, दर का आपको विश्लेषण करना है। दर के अंदर आप ऐसा मानो कि जैसे कि आपको कह देगा कि भाई एक कोई कंक्रीट है, कोई आरसीसी का कोई मान लो स्लैब है, आरसीसी की कोई छत है, उसके अंदर M20 का यूज किया गया है, और आपको कह देगा कि इसका दर का विश्लेषण। तो आरसीसी की जो स्लैब है तो उसके अंदर सबसे पहले मेटेरियल क्या क्या लगा, ठीक है, मेटेरियल के अंदर जैसे कि आपका सीमेंट लगा, कंक्रीट लगा, सरिया लगा, ठीक है ना, उसकी क्वांटिटी कितनी लगी, ठीक है, क्वांटिटी मतलब कितने कितने नंबर्स लगे, ठीक है, और उनकी कॉस्ट क्या थी उसका विश्लेषण करना। और इसी के साथ में जो भी आपका आरसीसी का जो स्लैब बनी है उसके अंदर जो मैन पावर लगी है, मैन पावर के अंदर लेबर जो भी लगी है आपके, ठीक है ना, उनका भी विश्लेषण करना, उनके दर को ज्ञात करना, उनकी कितनी कितनी नंबर देने हैं उनको, ठीक है ना, जैसे कितने मिस्त्री लगाने हैं, कितने, ठीक है ना, हेडमेसन लगाने हैं, उनकी रेट कितनी देनी है, उन सबका कैलकुलेशन हमारा किसके अंदर आ जाता है भाई, रेट एनालिसिस के अंदर आ जाता है। एक तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है, रेट एनालिसिस की थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, रेट एनालिसिस क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पर ये चीजें निर्भर करती है रेट एनालिसिस, ठीक है ना। इसके अलावा आपको एक टॉपिक और पढ़ना है जिसके अंदर क्या है कि जैसे कि मान लो कह देगा आपको कि भाई कोई कंक्रीट का क्यूब है, ठीक है, जैसे कह देगा कि भाई 1 मीटर क्यूब का क्या है, कंक्रीट का बना हुआ है, ठीक है, एक क्यूब है 1 मीटर क्यूब का, इसका जो आयतन है वो कितना है भाई, 1 मीटर क्यूब है, लंबाई कितनी है भाई 1 मीटर है, चौड़ाई भी 1 मीटर है, और इसकी जो भी है, ठीक है ना, गहराई जो भी है, ठीक है ना, वो सारा कितना है भाई 1-1 मीटर है, और ये पूरा कंक्रीट का बना हुआ। कंक्रीट का मतलब इसके अंदर सीमेंट है, इसके अंदर बजरी है, और इसके अंदर क्या है भाई कोर्स एग्रीगेट है, ठीक है, और वो कह देगा कि भाई क्वेश्चन कह देगा कि अंदर 1 मीटर क्यूब का कोई क्या है आपका
क्यूब है तो उसके अंदर सीमेंट की मात्रा बताइए, इसके अंदर सीमेंट कितनी लगेगी, इसके अंदर बजरी कितनी लगेगी, इसके अंदर कोर्स एग्रीगेट कितनी लगेगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ब्रिक का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, कहते हैं कि 1 मीटर क्यूब है तो उसमें कितनी ब्रिक लगेगी, कोई दीवार है उसका साइज दे देगा आपको, लंबाई इतनी है, उसकी चौड़ाई इतनी है, उसकी मोटाई इतनी है, उसके अंदर कितनी ईंटें लगेगी। ठीक है, तो सारा कैलकुलेशन हमारा इसके अंदर आ जाता है, रेट एनालिसिस के अंदर आ जाता है। और ये चैप्टर हमारा 12 से 18 मार्क्स कैरी करेगा। न्यूमेरिकल भी आपको उसके अंदर पढ़ना है। ठीक है ना, थ्योरी के साथ में न्यूमेरिकल भी पढ़ना है। तो ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए, तीसरा जो चैप्टर है आपका वो है भाई आपका स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन की मैंने बात करी कि जैसे कि जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके अंदर उसकी क्या क्या विशेषता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें यूज में ली गई हैं। ठीक है ना, उसको डिटेल में पढ़ना, स्पेसिफिकेशन करना, कंप्लीटली थ्योरी यूनिट है। और ये जो यूनिट है आपका थर्ड, ये आपका 12 मार्क्स का पूछा जाएगा मिनिमम। ठीक है ना, 6 से 12 का पूछ लेते हैं। ये चैप्टर जो है आपका 6 से 12 का पूछा जा सकता है, थ्योरी मिलेगी आपको इसके अंदर। ठीक है भाई। चौथा जो यूनिट है आपका 307 का, वो है आपका बिल्डिंग एस्टिमेट। इसके अंदर आपको क्या करना है, बिल्डिंग का एस्टिमेट प्रिपेयर करना है। और बिल्डिंग के एस्टिमेट में आपको कोसा भी कैसा मिल सकता है। ठीक है, आपको 2 रूम का प्लान मिल सकता है। ठीक है, आपको 3 रूम का प्लान मिल सकता है, या फिर आपको डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग मिल सकती है, अलग उसका शेप मिल सकता है, हेक्सागोनल मिल सकता है, आपको पेंटागोनल मिल सकता है। ठीक है, और उसके अंदर जो मेथड्स होते हैं, सेंटर लाइन मेथड है और जो लॉन्गर वाल शॉर्टर वाल मेथड है, उसमें किसी का भी यूज करके आप क्या कर सकते हो, उसका बिल्डिंग का एस्टिमेट आपको निकालना है, इसकी क्वांटिटी आपको निकालनी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट है 307 का। ठीक है, इसको आपने नहीं पढ़ा तो आपने मान लो कि आपने 30 से 40% एस्टिमेट आपने मिस कर दिया। ठीक है ना, तो ये जो चैप्टर है मान के चलो कि 16 to 36, ठीक है ना, 16 से 36 नंबर का चैप्टर पूछा भी हुआ है। 36 मार्क्स का एक बार मैक्सिमम, और मिनिमम 16 से 24 के बीच में आता ही है। 20 नंबर का कभी आ गया, कभी 24 का आ गया। ठीक है, एक बार 36 का भी पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है ये यूनिट जो है आपका बिल्डिंग एस्टिमेट, अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट है। लगभग 5-6 टाइप के क्वेश्चन अपन इसके अंदर पढ़ लेंगे। ठीक है, 5वां है भाई आपका रोड एस्टिमेट। इसके अंदर अपन को क्या होगा भाई, रोड का कोई प्लान अपन को गिवन होगा। ठीक है, उसके अंदर कितनी अपन को कटिंग करनी है, कितनी अपन को फिलिंग करनी है। ठीक है ना, या दोनों भी आपको मिल सकता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से एक डेरिवेशन के ऊपर को पढ़ना है इसके अंदर रोड का, उसकी जो कैलकुलेशन होती है, इसके अंदर कौन सा डेरिवेशन यूज किया, कौन कौन से मेथड है। ठीक है ना, रोड है एस्टिमेट करने के लिए कौन कौन से मेथड है, वो अपन को थ्योरी में पढ़ना है। तो थ्योरी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो ये चैप्टर भी आपका 24 मार्क्स तक का भी पूछा हुआ है एक साथ। ठीक है ना, 12-24 मार्क्स तक का ये चैप्टर आपका पूछा हुआ है, रोड एस्टिमेट। एक यूनिट छठा आपका भाई कैनाल एस्टिमेट, जिसके अंदर कैनाल और सेप्टिक टैंक ये आपको पढ़ना है। आजकल तो थोड़ा कम आ रहा है। ठीक है ना, मतलब इतना ज्यादा रोल तो नहीं करता, लेकिन फिर भी कभी कभी 6 से 12 मार्क्स का पूछ लेता है। तो ये जो यूनिट है आपका छठा जो चैप्टर है आपका, जिसके अंदर आपको कैनाल का कोई एस्टिमेट मिल सकता है, कैनाल का प्लान आपको मिल सकता है, जिसका थोड़ा क्वेश्चन लंबा आता है कैनाल का। ठीक है ना, कैनाल का लंबा क्वेश्चन आता है ना, इसलिए तो ये एक ही बात पूछता है उसमें से। और सेप्टिक टैंक का छोटा क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो 6 से 12 मार्क्स का ये चैप्टर आपको मिल सकता है कैनाल का। ठीक है, और एक लास्ट चैप्टर है आपका भाई वैल्यूएशन, मूल्यांकन। ठीक है, तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपका जो 7वां चैप्टर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर थ्योरी ज्यादा है, न्यूमेरिकल तो है लेकिन थ्योरी इसमें ज्यादा है। 12 से 16 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है ना, तो वैल्यूएशन के नजर मैंने आपको बताया कि भाई कोई खड़ी बिल्डिंग है, ठीक है ना, उसको अपन को खरीदना है या उसको अपन को बेचना है, तो उसकी प्रेजेंट की स्थिति को देखते हुए उसका मूल्य निर्धारित करना है अपन को। ठीक है ना, तो वो अपन को इसके अंदर पढ़ना है। बेसिक्स डेफिनेशंस पढ़नी है, वैल्यूएशन की क्या क्या टर्म्स होती है वो अपन को पढ़ना है। इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर वो अपन को पढ़ना है, और इसका क्वेश्चन भी अपन को पढ़ना है ना। कौन देगा, कोई प्लॉट का एरिया आपको दे देगा। ठीक है ना, कह देगा कि उसकी रेट कैलकुलेट कीजिए, कितने प्लॉट कटेंगे वो कैलकुलेट कीजिए। तो ये 7 यूनिट है आपके सिलेबस के अंदर इस साल। ठीक है, तो 2 यूनिट आपके कम कर दी गई है। तो अभी तक के हिसाब से तो आपको ये 7 यूनिट पढ़नी है एस्टिमेट, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन के अंदर, जिसके अंदर मार्क्स के बारे में मैंने आपको सबके बारे में बता दिया। इंपोर्टेंट की बात करूं तो सबसे इंपोर्टेंट वही है आपका, एक तो बिल्डिंग एस्टिमेट। बिल्डिंग एस्टिमेट आपको आना ही चाहिए। ठीक है ना, ये चैप्टर आपको किसी भी सूरत में आना ही चाहिए अगर आपको एस्टिमेट सब्जेक्ट में मार्क्स लेके आने हैं। रोड एस्टिमेट, रोड का एस्टिमेट निकालना आपको आना चाहिए, वैल्यूएशन की थ्योरी याद होनी चाहिए, और वैल्यूएशन के जो न्यूमेरिकल है कभी कभी वो भी पूछ लिए जाते हैं, वो भी आपको आना चाहिए, और रेट एनालिसिस
ठीक है, ये 4 चैप्टर भी अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो मान के चलो आप 94 में से 50 प्लस मार्क्स आराम से लिया होगा, 50 क्या 60 तक, 60 मार्क्स तक लिया होगा। ये 4 चैप्टर आप 60 मार्क्स के पूछ लेंगे, 60-65 मार्क्स के 4 चैप्टर है। पीछे बचे आपके इंट्रोडक्शन, स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, कैनाल, और कौन सा बच गया, 2-3 चैप्टर बच गए, ये आपके 20-25-30 मार्क्स के पूछ जाएंगे। तो ये जो 4 चैप्टर है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 360 के अंदर। तो एक छोटा सा लेक्चर था जिसके अंदर मैंने आपको सब्जेक्ट की टर्म्स के बारे में बताया, अभी सब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना, क्या क्या टर्म्स है इसके, एस्टिमेट का मतलब क्या है, पोस्टिंग का मतलब क्या है, वैल्यूएशन का मतलब क्या है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर इसकी इंपोर्टेंस के बारे में बात करी, और इसके बाद सिलेबस की हमने थोड़ी सी बात करी। सिलेबस के अंदर हमको इसके अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर हमें 7 यूनिट पढ़नी है। तो कल से स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। जो थ्योरी पोर्शन है वो मैं यहाँ से ज्यादा समझा दूंगा, ठीक है, और आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। वो पीडीएफ आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम उतार लेना है और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें, ठीक है। और जब भी अपने अवेलेबल हो जाएंगे उसके बाद में जो मेन चैप्टर है आपके वो तो अपने ऑफलाइन मोड पे ही पढ़ेंगे, जैसे कि बिल्डिंग एस्टीमेट है, जो आपका रोड एस्टीमेट है, ठीक है ना, वो अपन ऑफलाइन मोड पे ही पढ़ेंगे। और टारगेट ये करेंगे कि जब तक अपन अवेलेबल नहीं है ऑफलाइन के लिए तब तक हम 2 से 3 यूनिट पढ़ लें, या कम से कम 2 यूनिट तो पढ़ लें, ठीक है ना। तो ऐसी यूनिट स्टार्ट करेंगे जो ऑनलाइन मोड पे हो सकती है, जिसको आप समझ सकते हो, ठीक है। और लगेगा कि भाई हाँ थोड़ा सा गति बढ़ानी है तो गति भी अपन साथ में बढ़ा लेंगे। तो एक बार के लिए आपका डेली का 30-45 मिनट का ये लेक्चर बनेगा। तो और वो लगेगा कि स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करनी है तो वो थोड़ी सी स्पीड हमारी इंक्रीज हो जाएगी। चलो, तो एक छोटी सी बात की है मैंने सब्जेक्ट के बारे में। अच्छा चैप्टर है, अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। टफ तो नहीं मान सकता मैं, समझने वाला है, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो सब कुछ टफ है ना। जैसे कि बात करूं आरसीसी है तो सबसे इजी तो मेरे को वही लगता है, ठीक है ना। जिसमें बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो उसके अंदर बैक ले आते हैं, ठीक है ना। तो वो एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें समझने वाला सब्जेक्ट है ना, फिर भी बच्चे बैक ले आते हैं। और वही चीजें आपका ये 307 ये भी आपका इजी है, फिर भी बच्चों के बैक आ जाती है। तो नहीं पढ़ोगे तो बैक ही आएगी, और पढ़ोगे तो भी किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं आएगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट है भी आप कोविड में पढ़ सकते हो वो पढ़िए, जैसे कि 305 है, 306 है, ठीक है, 304 है, 308 है, 9 है, 10 है। कम से कम उसको पढ़िए, 2-3-4 चैप्टर उसको तैयार कीजिए, ठीक है। बाकी 3 सब्जेक्ट मेरी तरफ से आपके तैयार हो चुके हैं, 301, 302 और 330। आरसीसी स्टील टोस अपने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट कर दिया हमने एस्टीमेट, पोस्टिंग एंड वैल्यूएशन, जो आराम से सिचुएशन को देखते हुए 1 से 1.5 महीने में अपना आराम से उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं आज के लेक्चर को। तो उसको देख लेना, साथ साथ नोट्स प्रिपेयर कर लेना। कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, ठीक है। इसे भी उतार लेना अपने कॉपी के अंदर। चलिए।